स्टूडेंट्स, आज एमपी इंग्लिश लाया है आपके लिए न्यू सिलेबस क्लास 11th की हॉर्नबिल जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उसका पहला लेसन नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये इसमें पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में आपको शेष इसका स्टोरी का भाग मिलेगा। खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं। हॉर्नबिल और एक स्नैपशॉट, यह दो पुस्तकें आपके एमपी बोर्ड के सिलेबस में प्रिस्क्राइब हुई हैं। हॉर्नबिल मेन टेक्स्ट बुक है जिसको कि कोर कोर्स बोला जाएगा, और स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर रहेगी। जैसे कि अब तक आप वर्क बुक पढ़ते रहे हैं, इस तरीके से वर्क बुक है सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट्स। मेन बुक आपकी हॉर्नबिल है जिसका पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये पहले जो पुराना सिलेबस हुआ करता था कभी 11th में, तो उसमें ये लेसन था। सिलेबस चेंज हुआ था तो ये हट गया था, पर अभी नई टेक्स्ट बुक आई है और ये टेक्स्ट बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अब कोई जनरल इंग्लिश और स्पेशल इंग्लिश नहीं रहेगी, एक ही इंग्लिश रहेगी और उसकी लेसन पढ़ना है। दूसरी बात ये है कि अभी टेक्स्ट बुक के लेसन हम पढ़ रहे हैं, पर चूँकि लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा पीरियड, तो पॉसिबिलिटी है कि सिलेबस या उसके क्वेश्चन आंसर या कुछ यूनिटें लेसन्स कम कर दिए जाएं, तो वो बाद में जब उसका ब्लूप्रिंट आएगा तब पता चलेगा। और क्वेश्चन आंसर का क्या कौन से रहेंगे ये भी बुक आने पर पता चलेगा। तो सबसे पहले आपके लिए अब एमपी इंग्लिश इस लेसन को लाया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला का चित्रण। इसमें खुशवंत सिंह हैं और इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में बता दूं इस स्टोरी के बारे में। थोड़ा सा हमें ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ में अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे, तो उनका भी ख्याल रखते हुए हम इंग्लिश का यूज करेंगे बीच बीच में, जिससे कि उनको अच्छे से समझ में आए। लेट्स स्टार्ट। In the portrait of a lady, Khushwant Singh draws a lifelike pen portrait of his grandmother. He had intimate relations with her since his childhood. However, a turning point came in their relationship when the narrator's parents sent for them in the city. The English school, science and music didn't appeal to her. The narrator went abroad for higher studies. His arrival after 5 years from abroad was an occasion for celebration. The old lady tired herself and fell ill. Her death was mourned not only by the narrator's family but also by the sparrows. She used to feed them regularly in the afternoon while living in city. So that is the introduction. Let's restart the lesson. So my grandmother, like every grandmother, was an old woman. ये आपका लेसन शुरू होता है। खुशवंत सिंह राइटर बोलते हैं, मेरी दादी माँ हर एक की दादी माँ की तरह बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. 20 वर्ष से जब से मैंने उसे देखा था वह बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी। रिंकल्स माने झुर्रियाँ जो चेहरे पर बुजुर्गों के होती हैं। जब से लेखक ने उनको देखा था 20 साल से, तब से वो बूढ़ी और झुर्रियाँ भरी हुई थी। और बूढ़े लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं, हम देखते हैं कई सालों तक उनकी शक्ल एक जैसी ही दिखती है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे कि कभी दादी माँ युवती और सुंदर थीं, प्रेटी और यंग थी, एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, उनका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, परंतु इस पर विश्वास आना कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादा का चित्र जो ड्राइंग रूम था उसमें एक मेंटल पीस यानी जहाँ पर सिगड़ी अंगीठी जलती है उसकी एक जगह होती है बड़ी सी, उसके ऊपर एक बड़ी सी तस्वीर दादाजी की लगी हुई थी मेंटल पीस के ऊपर।
ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। दादाजी लूज फिटिंग यानी जिसको अपन हिंदुस्तानी कल्चर में धोती बोलते हैं, वो धोती पहनते थे, बिग टर्बन और बड़ा फेंटा साफा लगाते थे, पगड़न टर्बन यानी पगड़ी जिसे कहते हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी बड़ी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी छाती पर जो मैक्सिमम पार्ट था उसको ढके रहती थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो कम से कम 100 साल के दिखाई देते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो ऐसे तो लगते नहीं थे कि जिनकी की पत्नी या बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो तो ऐसे लगते थे जिनके केवल बहुत से पोते पोतियां हों। Lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, और जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात थी, as for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो ये तो जो विचार था बड़ा ही रिवोल्टिंग लगता था, यानी कि घृणा से भरा हुआ लगता था, डिस्गस्टिंग लगता था, क्योंकि कोई मान ही नहीं सकता था कि दादी कभी जवान या सुंदर रही होगी। वो तो 20 साल से ऐसा ही देख रहा है दादी को, लेखक तो। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। दादी हमें बताया करती थी कि बचपन में वो क्या खेल खेला करती थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। उसके लिए ऐसा करना तो एब्सर्ड यानी होता है रिडिकुलस, हास्यास्पद, और अनडिग्निफाइड माने अशोभनीय। तो उसके लिए तो जब हम सुनते हैं कि ऐसा वो खेला करती थी तो ये बात तो हमें हास्यास्पद और अशोभनीय लगती है। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और हमें तो ऐसा लगता है कि फेबल्स जो पुरानी कहानियाँ होती थी और उनमें जो प्रॉफिट्स होते थे, प्रॉफिट्स पैगंबर और जो होते हैं पुजारी वगैरह, वो जो कहानियाँ सुनाते हैं फेबल्स, उन कहानियों की तरह वो हमें सुनाया करती थी, ऐसा लगता था हमें तो। सो स्टूडेंट्स, you see in this paragraph that in the portrait of a lady, Khushwant Singh draws a pen portrait of his grandmother. His grandmother was like everybody's grandmother. She was quite an old woman. It was hard to believe that once she had been young and pretty. The thought itself was revolting. His grandfather's picture hung above the mantelpiece in the drawing room. He looked at least 100 years old. She had always been short and fat and slightly bent. दादी माँ नाटी, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं जो एक दूसरे को काटती हुई क्रिस क्रॉस कहीं से कहीं भी जाती थी। यानी कि देखते हैं आप बूढ़े लोगों का जो चेहरा होता है झुर्रियों भरा, और बड़ी झुर्रियाँ इस तरीके से होती है मान तो खूब सारे क्रॉस लगे हुए हों, तो कहीं से कहीं भी वो क्रिस क्रॉस एक दूसरे को काटते हुए दिखते थे। इतनी झुर्रियाँ दादी के चेहरे पर थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। वो बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी कि और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। और 20 साल से उसी आयु पर वो रुक गई थी। ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older. वो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। And had stayed at the same age for 20 years. और 20 साल से वो उसी आयु पर रुक गई थी। She could never
शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी खूबसूरत तो हो ही नहीं सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वो सुंदर थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. वो होबल्ड माने लड़खड़ा के चलना, मतलब थोड़ा लंगड़ा के चलना। वो लंगड़ा के चलती थी और स्पॉटलेस वाइट, सफ़ेद, जिसमें कोई तरह का डिजाइन नहीं होता था, बेदाग सफ़ेद कपड़े वो पहन के घर में लंगड़ा के चलती थी। टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप माने जो कुबड़ सा होता है, जो बुढ़े आदमी झुक के चलते हैं तो उनकी पीठ पर जो दिखता है उस तरह का, उसको उसका बैलेंस बनाने के लिए, वो संतुलन करने के लिए अपना एक हाथ वो कमर पर रखती थी। द अदर टेलिंग द बेल्ट्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरा हाथ माला फेरता रहता था। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, चांदी जैसे बाल थे, सुनहरे बाल, वो बिखरे रहते थे अनटिडली, बेतरतीब तरीके से, ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके वो जो चेहरा था पीला, उस पर पकड़ माने झुर्रियोंदार जो चेहरा था पीला, उस पर वो बाल बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और हमेशा उनके होठ लगातार चुपचाप प्रार्थना करने में हिलते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर, ऐसी माने जो सुनाई नहीं देती थी, होठ बड़बड़ाते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। हाँ वो सुंदर थी, और बिल्कुल शीतकाल में, जैसे कि पहाड़ी जो लैंडस्केप भूदृश्य होते हैं, लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर जो दिखते हैं पहाड़ वो सर्दियों में, उस तरह से वो एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, स्वच्छ सफ़ेद बिल्कुल शांत फैला क्षेत्र, जिसमें ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जिसमें शांति व संतोष का, कंटेंटमेंट का वातावरण था, इस तरह का उनके चेहरे पर दिखता था। इतनी वो सुंदर थी। तो इन दिस पैराग्राफ वी सी खुशवंत सिंह grandmother was a short lady. She was fat and slightly bent. She had a wrinkled face. She looked very old. She had been looking the same for 20 years. She couldn't walk straight. She hobbled about the house in spotless white clothes. She had to keep her one hand on her waist. It was to balance her stoop. She held her rosary in the other hand. She was always telling the beads. Her silver locks scattered over her pale face. Her lips constantly moved. She always prayed to herself. She presented a picture of peace and contentment. Next paragraph. My grandmother and I were good friends. मैं और मेरी दादी माँ अच्छे मित्र थे. My parents left me with her. मेरे माता पिता छोड़ गए थे मुझे. When they went to live in the city. जब वो शहर में रहने गए थे. And we were constantly together. और तब से हम एक साथ रह रहे थे. She used to wake me up in the morning. वो रोज़ मुझे सुबह जल्दी उठा दिया करती थी. And get me ready for school. और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. जब भी वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो उनकी जो प्रार्थना होती थी वो लगातार नीरस ढंग से, वो मोनोटोनस तरीके से, नीरस वाऊ तरीके से वो गाती रहती थी. वो वाऊ इसलिए क्योंकि लेखक को वो अच्छी नहीं लगती थी, उनका वो भजन जो भी वो गाती थी. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. मैं सुनता था इस उम्मीद के साथ में कि वो
मतलब इस आशा से वो सुनकर मुझे याद हो जाएगी, वो ये सोचती थी। पर मैं सुन तो इसलिए लेता था कि मुझे उनका वॉइस जो है, स्वर, वो अच्छा लगता था, परंतु मैंने याद करने की परवाह नहीं की। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. अब वो नहा करके कपड़े पहना देती थी। उसके बाद में क्या होता था, फिर वो मेरी लकड़ी की तख्ती होती थी, वुडन स्लेट जो होती थी, जिससे उसने मतलब दादी ने पहले ही जो मुल्तानी मिट्टी होती है उससे, येलो चौक, उससे वो उसको लेपा करती थी, प्लास्टर कर देती थी। और एक छोटी सी मिट्टी की दवात होती थी, अर्थेन इंक पॉट, और एक लाल पेन की कलम वो लाती थी, और इन सब को वो बस बंडल में बांध करके मुझे पकड़ा देती थी। He tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. फिर एक मक्खन और शक्कर लगी हुई, मतलब रोटी, एक रोटी चपाती जिस पर कि हल्का सा बटर मक्खन लगा देती थी वो, और शक्कर फैला देती थी, वो नाश्ता होता था। वो बासी रोटी, स्टेल चपाती, स्टेल मान होती बासी, तो बासी रोटी का वो नाश्ता करके वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वो अपने साथ बहुत सारी ऐसी चपातियाँ, रोटियाँ बासी ले जाती थी गांव के कुत्तों के लिए, जो रास्ते में उनको मिलते थे, उनको खिलाने के लिए। तो in this paragraph we see that the narrator and his grandmother were good friends. His parents had left him with her in the village. They were always together there. She used to wake him up in the morning. She got him ready for school. She said her morning prayer in an unchanging sing-song. She would wash his wooden slate and plaster it with yellow chalk. She would take an earthen ink pot and a red pen. She would tie them in a bundle and hand it to him. She would give him a thick stale chapati with a little butter and a sugar spread on it. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. Next paragraph. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी सदा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ लगा हुआ था। स्कूल और मंदिर बिल्कुल अटैच थे पास में। द प्रीस्ट टॉट अस, जो पुजारी होता था वो हमें सिखाता था, क्या सिखाता था? द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। अल्फ़ाबेट वर्णमाला जो होती है, अ ई जिसे होती है कहते हैं, और प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, मॉर्निंग प्रेयर, वो पुजारी हमें सिखाता था मंदिर का। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, जब बच्चे बरामदे के दोनों ओर, either side, दोनों ओर बैठ करके वर्णमाला या प्रार्थना गा करके बोलते थे, तो my grandmother sat inside reading the scriptures. तब मेरी दादी माँ अंदर बैठ करके स्क्रिप्चर्स, जो उनके धार्मिक पुस्तकें होती थी, रामायण वगैरह, वो उनका पाठ किया करती थी। When we had both finished, और जब हम दोनों का काम पूरा हो चुका होता था, यानी मैं पढ़ लेता था और दादी माँ की पूजा हो जाती थी, we would walk back together, तो फिर हम दोनों घर की ओर वापस चल देते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस बार जो ये टाइम होता था, वो गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other. वे कुत्ते हमारा पीछा करते थे इसलिए कि वो आपस में ग्रोलिंग, गुर्राते थे और लड़ते थे एक दूसरे से। For the chapatis we threw to them, जो हम उनको चपातियाँ, रोटियाँ फेंकते थे, तो पीछे पीछे आते थे और वो लड़ते झगड़ते गुर्राते हुए कुत्ते हमारे पीछे आते थे। So in this paragraph, the grandmother always went to
school with the narrator. The school was attached to the temple. There the priest taught the children the alphabet and the morning prayer. The children sat in rows on either side of the veranda. They sang the alphabet and the prayer in a chorus. The grandmother sat inside the temple. She spent her time in reading holy books. She would walk back home with him. The village dogs would gather at the temple door. They growled and fought for the chapatis thrown to them. Next paragraph. When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में आराम से बस गए, सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमको बुला लिया. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप. ये हमारी मित्रता में एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ आ गया था. ये हमने कुछ बोल्ड कर दिए हैं वर्ड, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में ये बोल्ड हैं वर्ड जिनके कुछ स्पेशल मीनिंग हैं, इसलिए. अब शहर में आ गए थे तो टर्निंग पॉइंट आ गया था. ऑल्दो वी स्टार्टेड द सेम रूम, वी शेयर्ड द सेम रूम. हालांकि एक ही कमरे में हम रहते थे, शेयर करते थे एक ही कमरा. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस. मैं स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में बस से, मोटर बस से जाता था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स. गली में कोई कुत्ते नहीं होते थे. एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस. और दादी माँ घर के आंगन में, कोर्ट यार्ड में, आंगन में चिड़ियों को खिलाना उन्होंने शुरू कर दिया. अब यानी कुत्तों की जगह शहर में स्पैरोज ने ले ली थी. As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे साल बीतते गए, for some time we saw less of each other. साल बीतते गए, हम एक दूसरे को कम मिलते थे. For some time she continued to wake me up. कुछ समय तक तो वो मुझे जगाती रहीं. And get me ready for school, और स्कूल के लिए तैयार करती रहीं. When I came back, she would ask me, और जब मैं स्कूल से लौटता था तो वो मुझसे पूछा करती थी, what the teacher had taught me, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है. I would tell her English words and little things of Western science and learning. तो मैं उन्हें अंग्रेजी के कुछ शब्द या फिर जो वेस्टर्न साइंस की कुछ विज्ञान की बातें थीं वो बोल देता था. जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि स्कूल में क्या पढ़ाया, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्व का नियम पढ़ाया, द लॉ ऑफ ग्रेविटी. आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया. एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी गोल होती है, ये बातें इत्यादि, ये सब बातें मैं उनको बता देता था. दिस मेड हर अनहैप्पी, और इससे वो नाखुश हो जाती थी, अनहैप्पी हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. अब वो मेरे जो पढ़ाई होती थी, जो लेसन्स होते थे, उनमें वो मेरी अब मदद नहीं कर पाती थी. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वो बातें जो मुझे इस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते थे उन पर वो विश्वास नहीं करती थी, और उन्हें इस बात पर दुख होता था कि ईश्वर या फिर धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था स्कूल में. वो डिस्ट्रेस हो जाती थी. नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. ईश्वर या धार्मिक ग्रंथों के बारे में वहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती थी. वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. एक दिन मैंने बोला आकर के कि हमें को संगीत सिखाया जा रहा है. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, तो वो बहुत परेशान हो गई. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, क्योंकि उनके अनुसार संगीत जो है वो ल्यूड एसोसिएशन, एक गलत संगत, बुरी लोगों की संगत होती थी, अच्छा नहीं माना जाता था उसको. इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन फॉर जनरल फॉक. क्योंकि ये ऐसा माना जाता था कि ये संगीत जो है वो मोनोपोली होती थी, एक एकाधिकार होता था ऑफ हार्लोट्स, यानी हार्लोट्स माने जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, वेश्याएँ होती हैं, या बेगर्स जो भिखारी होते हैं. तो भिखारी या वेश्याओं का ही एकाधिकार मानते थे कि संगीत तो केवल उन्हीं का है, वही उन्हीं के लिए है, और
जेंटल फॉक, सभ्य लोगों के लिए, भद्र लोगों के लिए संगीत नहीं है। तो ऐसा वो दादी जी मानती थी, तो उनको बहुत बुरा लगा। सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, परंतु उनकी जो शांति, चुप चुप जो वो हो गई थी, उसने नाराजगी, उनकी अस्वीकृति बताई थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद वो मुझसे बहुत कम बात करती थी। तो वी सी दिस पैराग्राफ, द नरेटर वेंट अप टू one day the narrator's parents sent for them in the city. It was a turning point in their friendship. They shared the same room. His grandmother no longer went to school with him. The narrator went to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets. The grandmother took to feeding the sparrows. Years rolled by. The grandmother and her grandson saw less of each other now. She asked the narrator what was taught to him in the school. He told that he was taught science, music, etc. She hated English and science. She felt sad that there was no teaching about God and the scriptures at the new school. She didn't like music lessons being given in the school. To her, music had lewd associations. It was good only for prostitutes and beggars. तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी आधा लेसन हम पार्ट 2 में बताएंगे आपको, अच्छे से समझ में आ रहा होगा कहानी आपको। अभी तक आपने ये एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अभी आपकी नई टेक्स्ट बुक आ गई है, नए लेसन्स आ गए हैं। सारे लेसन्स एमपी इंग्लिश आपको सबसे पहले ला करके देगा, सबसे पहले ला करके आपको समझाएगा। तो देखते रहिए, कीप ऑन वॉचिंग एमपी इंग्लिश क्लासेस, और सब्सक्राइब जरूर करें। केवल आपको सब्सक्राइब का बटन टच करना है। इसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे जिसमें ऑल लिखा होगा, उस ऑल के बटन को आपको टच करना है। ऑल पर दबाने से मेरे सारे वीडियो लेटेस्ट जो भी बनाए होंगे वो तुरंत आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन पर जीमेल के इनबॉक्स में पहुंच जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।